डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर थर्ड क्लास। तो आज अपनी ये सॉल्यूशन चैप्टर की तीसरी क्लास है बेटा। इसमें पिछली क्लास में क्या हुआ था, लास्ट का जो क्लासिफिकेशन था उसमें थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ गई थी 5-7 मिनट में। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में उसी जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से आवाज गायब हुई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड कंप्लीट हो गया था, थर्ड क्लासिफिकेशन चल रहा था, उसमें आवाज मिसिंग थी थोड़ी सी। तो थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था बेटा, वो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ केएसपी एंड केआईपी। केएसपी और केआईपी के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। केएसपी व केआईपी के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, ये था बेटा अपने पास। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, देखें केएसपी केआईपी हल्के से बात करें तो केएसपी होता है बेटा जैसा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल। और केआईपी क्या होता है बेटा, आईपी आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल। इसको बोलते हैं बेटा जो अमाउंट घुल सकती है, घुल सकने वाली अमाउंट, घुल सकने वाली अमाउंट, घुल सकने वाली मात्रा। और ये घोली गई मात्रा, घोली गई मात्रा, घोली गई अमाउंट है। द अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व, द अमाउंट that can be dissolved is KSP, or the amount that is actually dissolved, वो मात्रा जो वास्तव में घोली गई है, वो मात्रा जो वास्तव में घोली गई है। इस बिहाफ पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। पहले इसको याद कर लेना बेटा, KSP घुल सकने वाली अमाउंट, द अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व, एंड केआईपी घोली गई मात्रा, द अमाउंट एक्चुअली डिजॉल्व। इतना सा याद कर लिया कि क्लासिफिकेशन बहुत इजीली समझ में आ जाए। एग्जांपल देखो कैसे, फर्स्ट केएसपी इज ग्रेटर देन केआईपी, देन सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, सोचना। केएसपी क्या है बेटा, घुल सकने वाली मात्रा, और केआईपी क्या है, घोली गई मात्रा। घोली गई मात्रा कम है और केएसपी ज्यादा घुल सकती है। सपोज करो, एक एग्जांपल से समझना इसको, कैसे कि आपके पास ये कंटेनर है, मान लो इसमें 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है, इसमें आपको मान लो NaCl का, सपोज करो थ्योरेटिकली हम बात करें तो ये क्या है, सपोज करो थ्योरेटिकली 100 ml वाटर में मान लो 17 ग्राम NaCl डिजोल्व हो सकता है। ये थ्योरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थ्योरी है, मान लो, समझने के लिए समझा रहा हूं ये। तो 100 ml में 17 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है, तो डिजोल्व हो सकने वाली अमाउंट को क्या बोलते हैं, केएसपी। केएसपी 17 ग्राम है। अब मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बच्चा या एक स्टूडेंट ने क्या किया, सिर्फ इसमें 2 ग्राम डिजोल्व किया, डिजोल्व की गई अमाउंट को क्या बोलते हैं, केआईपी। केएसपी मान लो 17 है और 2 ग्राम है, तो बेटा अभी भी और डिजोल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती, 17 ग्राम डिजोल्व हो सकती है। और एक स्टूडेंट ने कितना डिजोल्व किया, सिर्फ 2 ग्राम डिजोल्व किया। डिजोल्व की गई अमाउंट कम है,
और डिजोल्व हो सकती है ज्यादा, तो अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। कैसा सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। बात क्लियर। अब मेरा दूसरा स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट साइड में, दूसरा स्टूडेंट उसने क्या किया, 17 ग्राम घोल सकता, 17 ग्राम ही डिजोल्व कर दिया। दूसरे ने क्या किया, केएसपी को और केआईपी को इक्वल कर दिया। 17 ग्राम ही डिजोल्व हो सकता है, 17 ग्राम ही डिजोल्व कर दिया, मतलब सैचुरेशन आ गया। देन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। अब तीसरा खुरापाती बच्चा था अपना, थर्ड जो बच्चा था वो क्या था, कुछ ज्यादा ही खुरापाती था। उसने क्या किया, केएसपी जितना घुल सकता उससे ज्यादा डिजोल्व करने की कोशिश किया। 17 ग्राम डिजोल्व हो सकता था, उसने मान लो 20 ग्राम डिजोल्व कर दिया, गर्म करके। क्या करके, गर्म करके, जबरदस्ती। कितना क्या हुआ, केएसपी की जगह केआईपी क्या हो गया बेटा, केएसपी की जगह केआईपी क्या हो गया अपना आयनिक प्रोडक्ट। एक्चुअली डिजोल्व अमाउंट ज्यादा हो गई, बढ़ गया। देन सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया उस बच्चे ने। अब क्या करें, इसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। जैसे ही बर्नर हटाएंगे और थोड़ी देर तक के लिए सॉल्यूशन रखा रहेगा तो वापस ठंडा होने लगेगा, और जैसे ही कूलिंग स्टार्ट होगी तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिजोल्व हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना डिजोल्व हुआ है, 17 ग्राम डिजोल्व हो सकता था, 3 ग्राम एक्स्ट्रा डिजोल्व हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिजोल्व हुआ है वो वापस सेटल होगा। इसको क्या बोलते हैं, वापस सेटल होने को प्रेसिपिटेशन। और यदि वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आई। तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ थर्ड केस में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कम डिजोल्व है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त विलयन है। केएसपी केआईपी को कंपेयर करें तो घुल सकने वाली मात्रा ज्यादा हो और कम घोल करके बनाएगा तो असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। घुल सकने वाली मात्रा के इक्वल ही डिजोल्व की गई मात्रा हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। घुल सकने वाली मात्रा कम और ज्यादा घोल दिया जाए जबरदस्ती तो बाद में नॉर्मल कंडीशन आने पर वो एक्स्ट्रा अमाउंट डिजोल्व हुआ वो वापस सेटल होगा, जिसको हम प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। बात क्लियर। तो इस तीसरी लाइन के तीसरे पॉइंट के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, एक्स्ट्रा बात करते हैं क्या। इन केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन के मामले में, अति संतृप्त विलयन के मामले में, इन केस ऑफ दी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन के मामले में अति संतृप्त विलयन के मामले में क्या होता है बेटा, जो अतिरिक्त अमाउंट था, एक्स्ट्रा अमाउंट डिजोल्व हो गया था, एक्स्ट्रा डिजोल्व अमाउंट shows precipitation और precipitate पीपीटी फॉर्मेशन। और यदि प्रेसिपिटेट होकर के मटेरियल कैसा बन रहा है, क्रिस्टलीय बन रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे सॉल्यूशन क्या शो करते हैं बेटा, या तो क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं, क्रिस्टल नहीं बन रहा तो सिर्फ प्रेसिपिटेशन टर्म से काम चलाते हैं। बात क्लियर। और कितना अमाउंट डिजोल्व हो, कितना अमाउंट सेटल होता है, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट डिजोल्व होता है वो सेटल होता है। बात क्लियर। तो ये अपने क्लासिफिकेशन हो गया कौन के बिहाफ पर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ घुल सकने वाली मात्रा और घोली गई मात्रा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ घुल सकने वाली मात्रा और घोली गई मात्रा, यानी कि केएसपी एंड केआईपी। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन चौथा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन की फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर
विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अच्छा, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो 3 टाइप हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो टाइप कितने हो गए बेटा? मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन से? सॉलिड सॉल्यूशंस, ठोस विलयन, लिक्विड सॉल्यूशंस, द्रव विलयन, थर्ड गैसियस सॉल्यूशंस। बात क्लियर? ये 3 टाइप के हो गए। इन हर एक टाइप के अंदर 3 सब टाइप और हैं, अब इनको हम डिटेल से समझते हैं। तो ये बताइए, किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन सी रहती है? बताओ बच्चों, कौन सी होती है? बोलो। किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था कौन सी अवस्था होती है? सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की? विलय की या विलायक की? विलय तो कम अमाउंट में होता है ना, सॉल्यूट। विलायक ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट। तो फाइनल स्टेट सॉल्वेंट की होती है बेटा, याद रखना। फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, solution is the state of solvent। तो बेटा जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वो उस विलयन की फाइनल स्टेट होती है। बात क्लियर? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने बात किया, फर्स्ट बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशन की। इसका मतलब इसमें क्या, सॉलिड सॉल्यूशन है, फाइनल स्टेट सॉलिड है, फाइनल स्टेट सॉलिड है, इसका मतलब इसका सॉल्वेंट सॉलिड है। सॉल्वेंट कौन है? सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा। सॉल्वेंट क्या है? इसके 3 सब टाइप आएंगे, मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन सब में क्या आ गया? सॉल्यूट चेंज हो सकता है, सॉल्यूट वेरी कर सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हर बार, सॉल्वेंट क्या रहेगा? सॉलिड, 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 सॉलिड। अभी तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। फाइनल स्टेट सॉल्वेंट की होती है, ये याद कर लेना है। अंतिम अवस्था विलायक की होती है। विलायक की जो अवस्था है वही विलयन की अवस्था पाई जाएगी। जैसे सॉल्यूट है आपका, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो आप बोलोगे सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। और सॉलिड इन सॉलिड के लिए एग्जांपल क्या है बेटा इसके? बोलो एग्जांपल्स। अलॉयज, अलॉयज जानते हैं बेटा? मिश्र धातुएं। क्या? मिश्र धातुएं, याद रखना एलॉयज। मिश्र धातुएं मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था। ये सॉलिड सॉल्यूशन हो गए बेटा हमारे। अब हमको देखना है लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरे नंबर पर कौन सा देखना है बेटा? नंबर 2 द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में ज्यादातर हम इनकी स्टडी करेंगे। इसके भी 3 सब टाइप होंगे बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले हो गए, इसको 4th दो, 5th दो एंड 6th नंबर दो बेटा। अब क्लियर है बात? सेम। इसमें सॉल्वेंट कौन होगा बेटा? फाइनल स्टेट वाला। लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही रहेगा। लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। बात क्लियर हो गई? लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड होता है, सॉल्यूट बदलता रहता है। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड बोला जाएगा। सॉलिड इन लिक्विड, अब इनके एग्जांपल बताओ। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल कौन सा? लिक्विड इन सॉलिड, ये मैंने आपको बताया था, अमलगम। अमलगम्स, नॉट बबलगम्स, ठीक है, अमलगम्स। गैस इन सॉलिड में क्या होता? हाइड्रोजन
ऑन पैलेडियम, ये याद कर लेना बेटा ये वाला एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन पैलेडियम। सॉलिड इन लिक्विड के लिए वेल नोन एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। लिक्विड 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 के लिए एथेनॉल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड के लिए बेटा डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीओ का मतलब क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीओ का मीनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इस डीओ की वजह से मछलियां जिंदा होती हैं, इस डीओ की वजह से मछलियां जिंदा रहती हैं। हर टाइप कौन सा आएगा आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। पहला आपका सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तो तीसरा कौन सा आएगा? गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? बिल्कुल समझ में आता जा रहा ना। इसमें भी 3 सब टाइप कर दो, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया, यहाँ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स दिया, यहाँ सेवंथ एट्थ एंड नाइन्थ कर देंगे बेटा इनको, ठीक है? सेवंथ एट्थ नाइन्थ ये कर दिया। और दूसरी बात आपको बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, क्या गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन? गैस, 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 गैस। सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। इनमें सब में क्या? इन नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन कर देना, इन नाइट्रोजन। एग्जाम्पल में इन नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में कौन है बेटा? 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन ही है। तो इन नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन आराम से बोल दिया। यहां बोलो कैम्फर या कपूर इन नाइट्रोजन, कैम्फर या कपूर इन नाइट्रोजन। घुलित ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ डीओ का मतलब घुलित ऑक्सीजन। लिक्विड इन गैस के लिए आप कर देंगे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है बेटा इन नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, O2 इन नाइट्रोजन। इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स भी बन चुके हैं बेटा, इसको ध्यान से नोट कर लें और एग्जाम्पल के साथ याद कर लें। एक दो बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा। चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ। निम्नलिखित में से आप विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण समांगी मिश्रण है? Which of the following mixture is homogeneous mixture? Which of the following mixture is the homogeneous mixture? मैंने कल बोला था आपको, कल के मटेरियल के क्वेश्चन और आज के मटेरियल के क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे आज ही। ए मिल्क दूध, बी ब्लड, सी लेमन जूस, डी शुगर सिरप इन वाटर। बताओ बेटा। आप देखते हैं मिल्क, मिल्क आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस चीज को आप थोड़े देर के लिए या एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रख दें और उसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाएं आसानी से, तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आप दूध को रख दीजिए एक दिन में, सुबह से शाम तक, या थोड़ा गर्मी में रख दें तो और जल्दी दोपहर तक ही अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट हो जाता है, फट जाता है, दूध से दही बन जाता है। बात समझ में आई? तो मिल्क क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं
वो होमोजीनस होते हैं, और जो कम स्टेबल होते हैं कुछ ही देर में सेपरेट हो जाते हैं कंपोनेंट्स में, वो हेट्रोजीनस होते हैं। तो मिल्क हेट्रोजीनस है बेटा। बिस मांगिए, ब्लड खून निकलता है, कुछ देर बाद थक्का जम जाता है या फिर वो भी फट जाता है, तो इसका मतलब ब्लड भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है। लेमन जूस बेटा, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के अंदर पाए जाने वाला जो है ना अपनी बॉडी सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य। और प्रोटोप्लाज्म कभी भी होमोजीनस नहीं होता, वो हमेशा हेट्रोजीनस होता है। और जो जूस बना होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म ही होता है, तो वो भी क्या होगा, हेट्रोजीनस। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर क्या बचा बेटा होमोजीनस मिक्सचर का? ओनली शुगर सिरप इन वाटर, यानी कि शुगर का जलीय विलयन। बात क्लियर हो गई? इस तरह से होमोजीनस हेट्रोजीनस, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following solution is an example of liquid in solid solution? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस में द्रव का उदाहरण है? ए एलॉयज, बी सोडियम अमालगम, सी शुगर इन वाटर, डी नन ऑफ दीज। एलॉयज तो क्या है बेटा? ठोस में ठोस, सॉलिड में सॉलिड का एग्जांपल है। एलॉय तो इसका आंसर हो नहीं सकता, कि किसने पूछा लिक्विड एंड सॉलिड। नेक्स्ट चेक करें, सोडियम अमेलगम और शुगर इन वाटर, दोनों में से कोई आंसर होगा, कि नन ऑफ दीज तो है नहीं, ऐसा एग्जांपल बनाया। तो शुगर इन वाटर है, सॉलिड इन लिक्विड, और यहाँ पूछा लिक्विड इन सॉलिड, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो सोडियम अमलगम और नन ऑफ दीज में से आंसर होगा। ध्यान रखना, अमलगम्स क्या होती है बेटा? लिक्विड एंड सॉलिड होती है। तो सोडियम अमलगम क्या है? सोडियम अमलगम इज Hg in सोडियम सॉल्यूशन। और Hg कैसा है बेटा? मरकरी। मरकरी होता है लिक्विड और सोडियम होता है सॉलिड। मरकरी यानी लिक्विड, इन सोडियम सॉलिड सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो गया बेटा? सोडियम अमलगम। बात क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, which of the following solution will show, which of the following solution will show precipitation? कौन सा सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन शो करेगा? कौन सा विलयन अवक्षेपण शो करता है, दर्शाता है? कौन सा विलयन अवक्षेपण दर्शाता है? 4 ऑप्शन देखिए बेटा, ए बी सी डी, और उनसे आंसर देना है आपको।
ए बी सी डी, जिसका के एस पी ज्यादा हो के आई पी से, जिसका के एस पी बराबर हो के आई पी के, जिसका के एस पी छोटा हो के आई पी के, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चा लोगों कौन सा आंसर सही हुआ। अब मैंने आपको बोला था के एस पी क्या है, सिंपल लैंग्वेज में घुल सकने वाली मात्रा, द अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व, द अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व। समझना बेटा, इससे वो कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से। आईपी क्या बताया था, घोली गई मात्रा, घोली गई मात्रा, तो द अमाउंट एक्चुअली डिजॉल्व, द अमाउंट एक्चुअली वास्तव में घोली गई मात्रा डिजॉल्व। अब देखो कंपैरिजन कितना शानदार हुआ, घुल सकने वाली मात्रा ज्यादा और बच्चे ने कम घोल रखा है, घोली गई मात्रा कम है और ज्यादा घोल सकती है, तो अभी क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। घुल सकने वाली मात्रा ज्यादा है, घोली गई मात्रा कम है, कम घोलोगे तो कैसा बनेगा, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। घुल सकने वाली मात्रा के बराबर ही घोल दिया तो कैसा बनेगा, सैचुरेटेड, संतृप्त। इसमें बेटा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इसमें और घुल सकता है अभी तो नीचे क्यों बैठेगा, अभी और कुछ डिजोल्व करो ज्यादा घुल जाएगा। इसमें प्रेसिपिटेशन रेडी है होने के लिए, पर होगा नहीं, प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बिल्कुल फिक्स जितना घोल सकता है उतना ही घोल रखा है, ना नीचे सेटल होगा ना ज्यादा घोल सकेगा। इसमें जबरदस्ती कैसे ज्यादा डिजोल्व कर दिया, घोल सकने वाली मात्रा कम है और जबरदस्ती ज्यादा डिजोल्व कर दिया, तो जितना अमाउंट ज्यादा डिजोल्व कर दिया उसको क्या होना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन रख दिया जाए तो उसको सेटल होना पड़ेगा, उसी सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन या विक्षेपण बोलते हैं। इस वाले सॉल्यूशन में अतिरिक्त अमाउंट का विक्षेपण होगा। बात क्लियर हुई बेटा। अब देखते हैं हम, इस इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों पॉइंट्स को ढंग से समझने के लिए आपको हमारे तीनों लेक्चर, पहला, दूसरा और आज का तीसरा लेक्चर पूरे ध्यान से सुनना है। कोई बात समझ में ना आए तो उसको आपको कमेंट में लिख के देना है, बाद में दोबारा समझा दिया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस किसमें होती है, सॉल्यूशंस के अंदर ही पाई जाती होती है, और सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके अंदर पाए जाने वाले रिलेटिव अमाउंट्स को कंपेयर करना पड़ता है। और सॉल्यूशंस के अंदर पाए जाने वाले सॉलिड सॉल्वेंट के रिलेटिव अमाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशंस बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स, हेडिंग लिखो बेटा, अब कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता पद, कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता पद। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सांद्रता। मिश्रण में किसी भी अवयव की सापेक्ष मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। मिश्रण में या विलयन में, मिश्रण में किसी भी अवयव की सापेक्ष मात्रा, रिलेटिव अमाउंट, सापेक्ष मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। The relative amount of component, the relative amount of component, the relative amount of component in its mixture
मिक्सचर इज नोन एज कंसंट्रेशन, इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन, इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन। क्या बोला जाता है बेटा? इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन। क्लियर? कंसंट्रेशन क्या है? मिश्रण में किसी भी अवयव की, मिश्रण में किसी भी अवयव की सापेक्ष सांद्रता या सापेक्ष मात्रा उस अवयव की सांद्रता कहलाती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन इट्स मिक्सचर इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन। बात क्लियर? तो इसको कंसंट्रेशन टर्म्स को शो करने के कितने तरीके हैं, यही क्वेश्चन लिखे। How many ways are there to show concentration terms? सांद्रता पदों को दर्शाने के कितने तरीके हैं, ये क्वेश्चन है। ए, 2, बी, 3, सी, मैनी अनेकों या कई, डी इनफाइनाइट या अनंत। तो बताइए बेटा कितना आंसर हुआ? सांद्रता पदों को दर्शाने के कितने तरीके हैं, बता सकते हैं बेटा? अपनी बुक्स में, कुछ बुक्स में 2 तरीके और कुछ बुक्स में 3 तरीके दिए हुए हैं, लेकिन वास्तव में 2 या 3 नहीं है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो कई तरीके आंसर जाएगा, फिक्स नहीं है कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीका यूज कर सकते हैं। इनफाइनाइट हो नहीं सकते, अनंत तरीके हो नहीं सकते, लिमिटेड ही है, तो अनंत आंसर न दें। तो इस तरह कई बार कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा लॉजिकल आंसर दें, लॉजिक लगा के सोच विचार करके। 3 तो फिक्स नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। अब और कितने हो सकते हैं तो फिक्स, हमने फिक्स नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें कई इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो कई लगा दें। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनके जो तरीकों की, जो मेनली हमारे एनसीईआरटी में चलते हैं या फिर अपने 11th 12th आईआईटी एंड जेईई नीट वगैरह में जितना काम आते हैं, उन तरीके को हम तीनों को पढ़ लेते हैं। कौन कौन से बेटा, उनकी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट, WYB टर्म्स। W स्टैंड्स फॉर वेट, वेट यानी वजन, भार, वेट। और V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, पद, भार बटे आयतन पद, भार अपॉन आयतन पद। पहला तरीका ये है बेटा, आप सभी जानते हैं किसी चीज को गर्म या ठंडा करते हैं तो किसमें चेंज आता है? गर्म करते हैं तो कोई भी चीज फैलती है, ठंडा करते हैं तो वो कोई भी चीज सिकुड़ती है। मतलब वॉल्यूम में चेंज आता है, मास में चेंज आए कंपलसरी नहीं है, वॉल्यूम में चेंज आता है। मतलब वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम तापमान पर निर्भर करता है। इन पदों के अंदर क्या आ गया? W/V, वॉल्यूम आ गया। दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। क्या कहते हैं? दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। ये पद ताप पर निर्भर करते हैं, ये पद ताप पर निर्भर करते हैं। याद कर लिया बेटा ये। दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि इन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आता है और टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है। ठंडा होने पर जनरली वॉल्यूम सिकुड़ता है,
गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ता है। बात क्लियर बेटा। दूसरी ओर इन टर्म्स के नाम बताएं, कोई भी ऐसे दो एग्जांपल बताएं, तो सोचना पड़ेगा आपको। बता सकते हैं? बताइए बेटा, इस वाली कैटेगरी में कौन कौन से टर्म आती हैं? भूल गए? कोई नहीं, सिंपल सा फंडा है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स को शॉर्ट में कैपिटल लेटर से लिखते हैं वो इस कैटेगरी में चली जाती है। याद रखना, क्या जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनमें से, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनमें से जिनको शॉर्ट में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो इस कैटेगरी में आती हैं। जैसे कैपिटल एम, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलरता, कैपिटल एन, नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता, कैपिटल एफ, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, कैपिटल डी, डीमल यूनिट, डीमल इकाई, डीमल इकाई, कैपिटल एस, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सामर्थ्य, विलयन की सामर्थ्य। इस तरह से जो भी कैपिटल लेटर में आपको कंसंट्रेशन टर्म दिखेगा तो इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। बात क्लियर? विलयन की सामर्थ्य। अब इनकी यूनिट्स आप समझ लें थोड़ा सा। मोलरता की यूनिट होती है बेटा क्या? मोल पर लीटर, और यह खुद मोलर, एम इसकी यूनिट है। खुद अपने आप में मोलर एक यूनिट है और एम या फिर मोल पर लीटर। यहां क्या होती है बेटा? नॉर्मलता की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और यह नॉर्मल, और एन खुद अपने आप में यूनिट है। नॉर्मलता की यूनिट क्या होती है? ग्राम फार्मूला वेट पर लीटर, और या फिर फॉर्मल, और या एफ इसकी खुद यूनिट है। डीमल यूनिट है तो डीमल, या फिर ये एक तरह से क्या है बेटा? डीमल यूनिट एक नया टर्म आया होगा आपको शायद। तो डीमल यूनिट ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलरता का ही दूसरा नाम है डीमल यूनिट। 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलरता को ही डीमल यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलरता को ही डीमल यूनिट कहते हैं। इसका मतलब मोलरता की यूनिट इसकी यूनिट हो गई, तो मतलब क्या बोलोगे बेटा? मोल प्रति लीटर, और या डीमल, और या डी। एक यूनिट तो एज इट इज उठा लिया, लेकिन यहां पर मोलर ने बोल के डीमल बोलेंगे, डी बोलेंगे। बात क्लियर? इसी तरह यहां पर आप बात करें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको भी डेफिनेशन हल्का सा समझें, अपने आप यूनिट क्लियर हो जाएगी। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को सामर्थ्य कहते हैं। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज नोन एज स्ट्रेंथ। बोलो, द कंसंट्रेशन in gram per liter, the concentration in gram per liter is known as strength। तो बस यूनिट बन गई ग्राम पर लीटर। कौन सी बड़ी बात है? यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को सामर्थ्य कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को सामर्थ्य कहते हैं। ये याद हो गया तो यूनिट भी याद हो गई। बात क्लियर? तो इस तरह से इनके जो है, अब दूसरी कैटेगरी बात करेंगे। W/B टर्म्स तो ये है हमारे सिलेबस में,
इनमें से भी डीमल यूनिट को कोई खास स्टडी नहीं करता, सिर्फ इंट्रो दे देंगे और खत्म हो जाएगा। फॉर्मेलिटी आजकल ज्यादा यूज नहीं होती, क्योंकि फॉर्मेलिटी इक्वल टू आई एम होता है। आई बॉन्ड फैक्टर है, कभी थोड़ी देर बाद डिटेल में आ जाएगा, तो फिर भी इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका भी लेंगे। स्ट्रेंथ, हाँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपके सिलेबस में जुड़ चुकी है। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं 11 12 में, उनमें से भी आजकल नीट में, प्रायोरिटी जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों में ही क्वेश्चन आने लग गए हैं। इसका मतलब है सामर्थ्य से क्वेश्चन आ सकता है। सामर्थ्य आपकी प्रैक्टिकल बुक में दी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इसमें दी होती है, जो आप टाइट्रेशन करते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2, फिर लास्ट में नॉर्मलिटी आ जाती है, उसको वो कन्वर्ट करवाता है सामर्थ्य में, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कराता है। आपने यदि ध्यान से प्रैक्टिकल किए हो तो याद होगा, नहीं किए होंगे तो याद नहीं होगा। बात क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी की। इनको 1 बाय 1 डिटेल करेंगे बेटा, कल से स्टार्ट करेंगे। अभी कौन कौन से हर एक कैटेगरी में ढंग से याद कर लो आज। W/W टर्म्स, वेट अपॉन वेट टर्म्स, भार अपॉन भार पद, भार अपॉन भार पद। आपको पता है भार या वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। ये पद ताप पर निर्भर नहीं करते, ये पद ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। बात क्लियर है बेटा? दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट्स। यह पद ताप पर अनिर्भर हैं। ताप निर्भर, ताप अनिर्भर, इस अ शब्द में ही गड़बड़ है पूरी, तो ताप पर निर्भर नहीं करते। दूसरा, जैसे उसमें बताया था, उन पदों को आप कैपिटल लेटर में लिखते थे, तो इन सारे पदों को किसमें लिखते हैं? दीज आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक स्मॉल एम। एग्जाम्पल, स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोललता। दूसरा है बेटा मोललता के बाद एक्स, स्मॉल एक्स, मोल फ्रैक्शन। इंग्लिश में एक नाम मोल फ्रैक्शन, हिंदी में 3 नाम, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज। किसी बुक में आपको मोल प्रभाज नाम मिलेगा, इसके मोल प्रभाज बताइए, कहीं पे मोल अंश बताइए, कहीं पे मोल भिन्न बताइए। तीनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बात क्लियर? तो जो एक्स है, स्मॉल एक्स, तो मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन है। दूसरा, इसके बाद आता है अपने परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट, और या परसेंटेज W/W, PPC बोल सकते हैं इसको, पार्ट्स परसेंट, पार्ट्स परसेंट, पार्ट्स परसेंट। इसी टाइप के आगे और बढ़ेंगे परसेंट से कॉरिलेट करते हुए बेटा, PPM, PPB, PPT, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो अब इसमें सेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सेंट इक्वल टू 100 या 100, इसका मतलब होता है 10 पावर 2। इसी तरह मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा? मिलियन इक्वल टू 10 पावर 6।
बिलियन इक्वल टू क्या होता है 10 पावर 9 और ट्रिलियन इक्वल टू 10 पावर 12। मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस तरह 10 पावर 2 10 पावर 6 10 पावर 9 10 पावर 12 10 पावर 2 10 पावर 6 10 पावर 9 10 पावर 12 सेंट मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये ब्रिटिश टर्म है बेटा। ब्रिटिश टर्म एसआई टर्म क्या है इनके लिए 10 पावर 6 का ब्रिटिश टर्म क्या है मिलियन और एसआई टर्म मेगा। 10 पावर 9 के लिए बिलियन ब्रिटिश टर्म है। ब्रिटिश पद्धति में एफपीएस पद्धति में बिलियन बोलते हैं। तो एसआई पद्धति में एसआई सिस्टम में क्या बोलेंगे गीगा। 10 पावर 9 इज गीगा। ब्रिटिश टर्म है ट्रिलियन। ब्रिटिश पद्धति है एफपीएस। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में 10 पावर 12 बोला जाता है ट्रिलियन। तो 10 पावर 12 को अपने एसआई सिस्टम में या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या बोलते हैं इसको मेगा बोला इसको गीगा तो इसको टेरा याद करवाया था ना पिछले 11th क्लास में ही। ठीक है तो बेटा आज दोबारा से याद कर लेना। यदि ये ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम है तो एक तरह से आप समझे कि पीपीएम पीपीबी और पीपीटी ये ब्रिटिश टर्म है आपके ब्रिटिश पद्धति वाले कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। क्योंकि इनमें कौन से टर्म यूज किए गए मिलियन बिलियन ट्रिलियन। परसेंटेज का सेंट भी ब्रिटिश टर्म है। सेंट भी क्या है एक ब्रिटिश टर्म है। वैसे एसआई सिस्टम में सेंट को क्या बोलते हैं हेक्टो। 100 का मतलब हेक्टो 10 का मतलब डेका। तो एसआई सिस्टम थोड़ा अलग चलता है ये ब्रिटिश सिस्टम के टर्म्स हैं। तो परसेंटेज से लगा के ये चारों टर्म्स क्या है ब्रिटिश पद्धति। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाए तब भी धज्जियां उड़ जाती है। कैसे किसी ने पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता पद ब्रिटिश पद्धति में सांद्रता पद है तो आप क्या बताओगे ब्रिटिश पद्धति में कौन सा है बेटा मॉल की जहां बात करें वहां एसआई। तो ये एसआई सिस्टम का हो गया। मॉल भिन्न की बात करें तो एसआई सिस्टम में होगा ये दोनों। बात क्लियर हो। और ये ब्रिटिश सिस्टम में होगा बेटा। ब्रिटिश सिस्टम का दूसरा नाम क्या बताया मैंने एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम याद रखना। तो ये यहीं पे छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाए तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मॉल क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मॉल इज दी एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक है। और जिस जगह मॉल आ गया मतलब वो एसआई सिस्टम है। और जिस जगह सेंट मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस टाइप के टर्म आ गए तो वो ब्रिटिश सिस्टम है। जिस जगह हेक्टो हेक्टर मेगा गीगा टेरा इस टाइप के टर्म आ गए तो वो एसआई सिस्टम हो गया। तो बात क्लियर हो गई। अब इस तरह हमारे पास तीसरा जो टर्म है थर्ड वो है बेटा बीवाईबी टर्म्स। आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम टर्म्स आयतन बटा आयतन आयतन अपॉन आयतन पद। इसमें कैपिटल लेटर वाला और स्मॉल लेटर वाला कोई झंझट नहीं है। सिर्फ एक ही एग्जांपल ज्यादा प्रचलित है अपने वो है बेटा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम या आयतन द्वारा प्रतिशतता आयतन के अनुसार प्रतिशतता परसेंटेज बाय वॉल्यूम शॉर्ट में ऐसे भी लिखेंगे आयतन द्वारा प्रतिशतता आयतन के अनुसार प्रतिशतता या फिर आयतन द्वारा प्रतिशत मतलब परसेंटेज बी बाई बी शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे परसेंटेज बी बाई बी। तो इस तरह से इनका डिटेल अब इन कंसंट्रेशन टर्म्स का डिटेल हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी तरह साथ बने रहिए। थैंक यू।
दर्शक